Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials. And this is going to be my final video for your tomorrow's examination, that is Economics ISC paper. So in this video, I'm going to cover up how much and what to write in your 3 mark, 2 mark, 4 mark, or even 6 mark answer. And at the same time, I'm going to provide you the time management which you should follow, and if you abide by it, I think you will kill it tomorrow. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि क्या लिखना है, एंड उसके बाद I'll come to the time management portion. Now I've taken up your specimen paper of economics for this year. सेक्शन ए आई प्रिज्यूम कि आप खुद से ही कर लेंगे, आपको उसमें मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए. I'll start with 1 mark answer first. ठीक है. Now, what student has a habit of doing is that they just beat around the bush. Do not cook up any stories. It is not required over there. Be as specific as possible when you are writing the answer. Especially एक मार्क में कुछ 8-10 लाइन लिख के मत आ जाइए. आपको एकदम 1 लाइनर 2 लाइनर आंसर ही देने हैं. काउंसिल इज लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक आंसर, वेरी पर्टिकुलर आंसर. अगर आप बीट अराउंड द बुश करते हो, इवैल्यूएटर को समझ में आ जाएगा एंड पीनलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, सो डोंट प्ले विद टीचर्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स. नाउ सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, ओलिगोपॉली डिफर्स फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ऑन द बेसिस ऑफ. क्या पूछा है देखो, आप ऐसे मार्क कर सकते हो या फिर पेंसिल से, हालांकि क्वेश्चन पेपर में करना तो अलाउड नहीं है. तो अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ पर्टिकुलरली एक पॉइंट पूछा है, ओलिगोपॉली डिफर्स फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स. स्टेट एनी अदर डिफरेंस बिटवीन दीज टू मार्केट फॉर्म. तो आप क्या बोल सकते हो दूसरा कोई डिफरेंस नंबर ऑफ सेलर्स के अलावा? फॉर ओलिगोपॉली यू कैन से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि इतना इंटेंस कंपटीशन है. ओइंग टू द इंटेंस कंपटीशन नो न्यू फर्म्स आर अलाउड टू एंटर इन द मार्केट. एंड मोनोपोलिस्टिक के लिए आप बोल सकते हो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. दैट्स ऑल. बस इतना ही लिख के आना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताना है आपको. ठीक है, उसमें कुछ 4-5 डिफरेंसेस मत लिख के आ जाइए. दे आर नॉट आस्किंग फॉर दैट. बी वेरी स्पेसिफिक. फॉर इंस्टेंस सेकंड क्वेश्चन, एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1. APC can be greater than 1, but MPC is always less than 1. Give a reason to justify this phenomenon. APC can be greater than 1 when the proportion of consumption is greater than income. That's all. And MPC is always less than 1 because, क्या आंसर बनेगा? Because some part of increased इनकम, कि जब इनकम बढ़ता है, इज ऑल्सो डिवोटेड टू सेविंग्स. दैट्स ऑल. कि इनकम जब बढ़ता है तो पूरा हिस्सा कंज्यूम नहीं हो जाता है, कुछ हिस्सा सेव भी होता है. एंड दैट इज व्हाई इनकम, जो कि अपना इनकम का स्लोप इज इक्वल टू 1, उससे एमपीसी कम रहता है. ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम इज लेस देन द चेंज इन इनकम. बस इतना ही लिखना है 1 मार्क में, और ज्यादा नहीं देना है. So are you understanding that, for instance, monopsony is regarded as a buyer's market? Do you agree? Now, इस टाइप के क्वेश्चंस में अग्री और डिसअग्री प्लीज, मैंने देखा है अक्सर बच्चे लिख के आते yes no. नहीं, yes no मत लिखिए. आपसे पूछा do you agree, तो you write yes I agree, या फिर आप agreed लिखो. पहले बताओ, क्वेश्चन का कंपोनेंट को फुलफिल करो. agreed. रीजन पूछा है, गिव अ रीजन. ओइंग टू सिंगल बायर. बस सिंगल बायर को अंडरलाइन कर दो, हो गया आपका आंसर. इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं बताना है 1 मार्कर में. ठीक है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा. चलिए 2 मार्क क्वेश्चन, जैसे सपोजिटली ये आया है 2 पार्ट 1. द प्राइसेस ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स हैव शॉट अप in new year as consumer durable makers pass on the impact of rising raw material cost and higher freight charges, that means transportation charges, to customer, while home appliances like washing machine may witness 5 to 10% price hike later this month. Explain the behavior of supply on the consumer durable.
So prices of air conditioners and refrigerators have shot up owing to the rising raw material, and washing machine may witness even 5 to 10% price hike later by March. Explain the behavior on the consumer durable. क्या बनेगा? That पहले तो आप ग्राफ दे दीजिए, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल सप्लाई, एसएस। प्राइसेस बढ़ने वाला है, but the sellers are also passing on the burden on to the consumers, तो उनका सप्लाई तो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? उनका सप्लाई तो नहीं चेंज होना चाहिए, तो therefore this is going to be your scenario that irrespective of rise in price, still producers will be willing to supply same quantity. Somewhere ये भी एक kind of leftward shift है. Now इस टाइप का leftward shift तब होता है, leftward shift खाली unchanged price की वजह से नहीं होता है. Leftward shift could also mean that price बढ़ा but it is also accompanied by other factor. इसकी वजह से भी leftward shift हो सकता है, ठीक है? So be very specific कि आपको सिर्फ बोला है explain the behavior of supply durable, illustrate the same in the diagram and इसी को explain करिए. बोरो कहां से करेंगे आप? कंटेंट यहीं से बोरो करिए. Owing to the increased price of raw material and higher freight charges, the prices of air conditioners and washing machines are expected to rise in the current year. So from P0 to P1 will rise in the current year from P0 to P1, owing to which producers will be, since the producers will be shifting the higher price burden onto consumers, they would be supplying the same quantity. बस इतना लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? ये तो इलास्टिसिटी का सम है, आप खुद से ही कर लेंगे. Supposedly question है, it is believed that increase in public expenditure usually leads to inflation. ठीक है? इन्फ्लेशन का कारण क्या है? इफ एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एंड इस दौरान अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी आपको कंपोनेंट तो पता होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट? तो इस टाइम पे अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए, इट कैन फर्दर लीड टू मोर इन्फ्लेशन. एवरीबडी नोज दिस. बट बोल रहा है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दैट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन गवर्नमेंट कंसिडर इट प्रूडेंट फीजिबल टू इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. नाउ हम लोग जनरली पढ़े हैं कि इन्फ्लेशन के टाइम पे इट इज एक्सपेक्टेड कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करे, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर. बट जरूरी थोड़ी है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करके टैकल किया जा सकता है. हो सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा के, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के एग्रीगेट सप्लाई भी तो पुश अप किया जा सकता है. जब गवर्नमेंट और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में खर्चा करेगा, जब गवर्नमेंट अपना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को एक्सपैंड करेगा, दैट विल क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, मोर इनकम इन द हैंड ऑफ पीपल. ऑटोमेटिकली आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगा, पुशअप हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन तो भी तो टैकल हो जाएगा इन दैट केस, अगर प्रोडक्शन आउटपुट को इंक्रीज कर दिया जाए. सो यस, इट इज पॉसिबल. यू शुड राइट यस, इट इज पॉसिबल when government undertakes more expenditure for increasing or expanding the production level in the economy. In that case, aggregate supply will be boosted and it will help to combat inflation. बस इतना ही लिख के आना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है आपको, कोई 4 पेज का आंसर नहीं लिख के आना है, ठीक है? जो क्वेश्चन का जितना रिक्वायरमेंट है समझिए, उस हिसाब से आंसर दीजिए, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है? सपोजिटली ये क्वेश्चन है, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर, डिफेंड और रिफ्यूट. सो आई वुड डिफेंड द स्टेटमेंट. सो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफेंडेड, दैट ट्रू, दिस इज ट्रू, बिकॉज इसका रीजन बनेगा ओइंग, अच्छा मैं बोल देता हूं ओरली, इसका रीजन बनेगा ओइंग टू द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट. It is the collective efforts of both buyers and sellers, that is through the market forces of demand and supply, prices determine. Perfect competition में equilibrium को यूज किया जाएगा, DDSS. ये आपका इक्विलिब्रियम आया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुआ, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ P0, ठीक है? ये पूरा बन गया इंडस्ट्री का प्राइस.
ठीक है, दिस इज द प्राइस फॉर द इंडस्ट्री, दिस इज द प्राइस फॉर द इंडस्ट्री। बट वहीं हर एक इंडिविजुअल फर्म को यही प्राइस लेना पड़ेगा, दिस इज फॉर अ फर्म, उसका प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेगा। Reason being, owing to the large number of buyers and sellers, no individual firm can influence the market price, or no individual buyer can influence the market price. So that should be your answer. The statement is defended. Owing to the large number of buyers and sellers, it is the market forces which determine the price for the product through the intersection of demand and supply, through the market forces of demand and supply, and every individual firm has to charge what the market is charging, and henceforth an individual firm is a price taker while industry is a price maker. बस इतना ही बोल के आना है for 2 marks. No diagram, nothing is required क्योंकि मांगा ही नहीं आपसे, ठीक है। So 2 mark के आंसर में again be as specific as possible, do not beat around the bush. Now supposedly ये question आता है, what 6 mark question आया, what are average product and marginal product with the help of, सबसे पहले तो what first component, यानी कि आपको मीनिंग देना है, एंड जब आप एवरेज प्रोडक्ट का मीनिंग देंगे 1 मार्क, मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग देंगे 1 मार्क, 2 मार्क आपको ऐसे ही मिल गया। विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम, नाउ डायग्राम विल कैरी अनदर 2 मार्क्स, जहां पे डायग्राम क्या बनेगा आपका, आपको क्या डायग्राम बनाना है एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट का, दिस इज एपी एंड एमपी। नाउ प्लीज इसको अब्रीविएटेड फॉर्म में मत लिखिएगा, राइट एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, अदरवाइज आप पेनलाइज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेबर, नाउ मैंने अक्सर देखा है बच्चे यहाँ क्वांटिटी लिख के आ जाते हैं, विच इज इनकरेक्ट, ये खुद ही क्वांटिटी है। सो अपना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का लेबलिंग को बहुत ध्यान से करिएगा, हो सके तो आज बैठ के सारे डायग्राम्स को एक बार बना लीजिएगा कोई एक व्हाइट शीट में, एंड y वेरिएबल और x वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ये बन गया आपका एवरेज प्रोडक्ट, आपको 2 मार्क्स मिल गया डायग्राम बनाने का, ठीक है। एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा आपका एज लॉन्ग एज मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट इज maximum and constant, and when marginal product is less than average product falls। तो इसके लिए आपको मिलेगा 1.5, एंड रेस्ट हाफ मार्क आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, हाफ मार्क इज फॉर योर ओवरऑल प्रेजेंटेशन, लेके आपको पूरा 6 में 6 मिल जाएगा। बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, ठीक है। देखिए सपोजिटली ये क्वेश्चन है, नेम द लॉ विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स अ कमोडिटी, यानी कि ये आपका कार्डिनल अप्रोच से आया है, कार्डिनल अप्रोच से आया है, एंड दैट टू इट हैज कम अंडर वन कमोडिटी केस। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना है, देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन व्हाट, रिगार्डिंग कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, when is a consumer's equilibrium attained? A consumer is said to be in equilibrium when he or she purchases that much quantity of commodity where his total utility is maximized. Paragraph change करो, and therefore while maximizing total utility a consumer will attain equilibrium when the marginal utility of commodity is equal to price. उसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद आप मैथमेटिकल कंडीशन दे दो, कंडीशन ये आप स्टेटमेंट में लिखना, and then mathematical condition de do that when mu of x is equal to price of x, that is when the consumer attains equilibrium. After writing the condition, you write the assumption, give 2 assumption at least, that consumer should be rational, consumption should be continuous, good should be a normal commodity, कोई भी आप 2 assumption लिखो। उसके बाद आप condition assumption आप governing law बताओ, that what is the governing law, यहाँ पे we know that it is the law of diminishing marginal utility, आप ये दे दो इसको। और फिर प्रैक्टिकल बनाना है 6 मार्क का है तो आप डायग्राम देगा, फिर इसके साथ किसका डायग्राम क्या बनेगा, आई थिंक आप सबको पता ही होगा, that this is your price of x
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कुछ ऐसा आएगा अगर आप प्लॉट करेंगे. दिस इज योर इक्विलिब्रियम. दिस पोर्शन इज कॉल्ड योर कंज्यूमर सरप्लस एंड दिस इज कॉल्ड योर कंज्यूमर डेफिसिट. दिस इज योर इक्विलिब्रियम. एंड साथ ही साथ इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करते हुए आपको डिसइक्विलिब्रियम भी समझाना पड़ेगा. सो डायग्राम देगा, डायग्राम का इंटरप्रिटेशन जो आप बनाए हो, डायग्राम का इंटरप्रिटेशन यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन, एंड यू विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि डिसइक्विलिब्रियम अगर हो रहा है, डिसइक्विलिब्रियम यानी कि अगर mu ऑफ x इज ग्रेटर देन px है और या mu ऑफ y सॉरी mu ऑफ x इज लेस देन px, तो दोनों के केस में क्या होगा, यहां पे होगा कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ x, यहां होगा कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस ऑफ x टू रीच बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन. बस इतना देना है, ठीक है. ये आप लिखेंगे, आपको आपका पूरा 6 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है. बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने अक्सर देखा है बच्चे लोग को करते हुए, दिस शोज कि आप एकदम प्रैग्मेटिक नहीं हो अपने इको पेपर में और हम लोग नंबर काट देते हैं उस चीज के लिए, ठीक है. सपोजिटली कोई बच्चा यही ग्राफ बना रहा है, px लिखा कुछ इस वे से, mu ऑफ x लिखा, इसने पॉइंट E मार्क किया. अब जब वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कंज्यूमर सरप्लस को कि अगर क्वांटिटी यहां पे है तो आई एम मार्किंग इट एज पॉइंट A and this as point B. So point A and B implies that mu of x is greater than px. अब यहां लिखा तो point A और B है, बट जब एक्सप्लेन करा डायग्राम में, इन द गिवन डायग्राम पॉइंट, उन्होंने कहीं से नोट्स पढ़ा होगा, उनको याद है P and Q, तो वही लिख के आ गया. अब टीचर खोज रहा है P and Q है कहां ग्राफ में, and this shows that you do not have sync with practicality in your subject economics and there you will tend to lose marks. टीचर वहां कॉशियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा. तो आप जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, लाइक ए बी यूज किया है, तो यहां पे भी अपने आंसर में भी ए और बी को ही यूज करिए. आपने लिखा कुछ और है, पढ़ा कुछ और है, इस टाइप से अगर आप करेंगे तो टीचर विल बिकम वेरी कॉशियस, वेरी वॉरी वेरी अबाउट योर आंसर्स एंड देन दे विल स्टार्ट डिडक्टिंग मार्क्स फॉर दैट. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज लिटिल थिंग्स. ये आपको कोई और नहीं बताएगा, ठीक है. तो इस तरीके से आप अपना 6 मार्क का आंसर लिखेंगे. केस स्टडी के लिए एडवाइस मेरा यही रहेगा कि आप पहले केस को ध्यान से पढ़ो तो सही. फर्स्ट यू रीड इट वंस और ट्वाइस प्रॉपरली एंड देन गो टू योर क्वेश्चन एंड आस्क. ऐसा नहीं होगा कि आपको केस के बाहर कुछ अलग ही क्वेश्चन दे दे, केस के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो रीड द केस स्टडी thoroughly properly and then go to your answers, questions and read what has been asked. उसके अकॉर्डेंस में आपको जवाब देना है. यहां पे तो स्पेसिमेन में खैर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस डाल दिया है, लेकिन इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड्स में. एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तो पहले केस से एसोसिएटेड होंगे, फिर उसके इर्द गिर्द घूमेंगे. सो बी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है. डोंट act like you just know it all, or even if you don't know something you will write unnecessarily big and you will think that teachers will entertain that. That is not the case, at least not with the case of ISC and ICSE board. We are very specific in particular with our answers, and if you don't serve us that, we tend to cut marks and you will lose your marks. ठीक है, please remember these things. Along with that, again, I would like to emphasize on saying that please underline the keywords. अगर आप keywords को underline नहीं करोगे तो हम लोग सब पढ़ेंगे, and the moment we read each and everything and we'll feel that something is not being justified over there, your marks will be deducted for that. So it is very important for you guys to underline the keyword to serve that food so that teacher will just directly have it. You cannot give the teacher the chance to take it from the buffet system and then expect कि आपको नंबर मिल जाए, क्योंकि अगर हमें खुद हमारा खाना चूज करना पड़ेगा तो फिर हम सब कुछ देखेंगे वहां क्विजीन्स में क्या है और उसके हिसाब से फिर हम लोग उठाएंगे और खाएंगे. बट रादर आप अगर मेरे को प्लेट में पहले ही सर्व करके दे रहे हो तो मैं वही खाऊंगा जो मेरे को मिला हुआ है. So you serve me with the keywords by underlining it. So I will correct it directly without reading the whole thing. क्योंकि प्रेशर तो हमारे ऊपर भी होगा ना करेक्शन करने का. So I hope you are understanding these little things. These things are very important. Now coming to your time management portion, कि कितना टाइम आपको देना चाहिए max to max. Here I have made some of the things
you should take note of. First of all is read the question thoroughly, read the paper thoroughly. Forget about your section A का MCQ. Take 5 minutes of your time, reading time, to go through your section A. आप मन में अपना MCQ का आंसर decode कर लो, सोच लो, and then move to section B and C को read करने के लिए 10 minutes के लिए, because you have to start with your section C. I'll tell you why. Section C के questions आएंगे थोड़े बहुत direct, and you can start by doing so, and when as an evaluator we would be correcting, आपका first impression बहुत अच्छा पड़ेगा अगर आपने अच्छे से section C का आंसर लिखा है, rather than doing section A जहां पे chances होता है कि आप MCQ गड़बड़ कर दो, गोंडोगोल करके आ जाओ इधर उधर, and the moment देख रहे हैं कि MCQ में out of 16, section A में out of 16 अगर हमें 7, 8, 9, 10 देना पड़ रहा है आपको, that means you're not a good student. That is how teachers mindset work. एक narrative बन जाता है, लोग चाहे जितना भी बोले कि नहीं वी आर नॉट बायस, बट एक वो नोशन आ ही जाता है, वी ऑल आर ह्यूमंस व्हेन वी आर करेक्टिंग, राइट? So that is why I would advise you to create a very impactful and a good first impression. Do section C, because you will be getting questions which will be a bit more direct compared to B and A, जहां पे थोड़ा सा analytical thinking, आपका critical thinking ज्यादा टेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद I said start with section C, go to section B, and then go to section A. This should be your way of attempting answers. Now, time that you have to allot is not more than 20 minutes for section A. You should not be taking more than aggregate में 1 hour for your section B, where 3 to 4 minutes should be given to per question. I'm not saying per set, I'm saying per question. So question 2 में 2 पार्ट है, आप 3 से 4 मिनट से ज्यादा मत लगाओ उसको कंप्लीट करने में, एंड कुछ जगह जहां न्यूमेरिकल्स होंगे वो तो आपका 1 मिनट 1.5 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है ले जाना, ठीक है? तो आप उससे ज्यादा मत लो, एंड ट्राई टू फिनिश इट अप बाय 1 आवर, मैक्स 1 आवर 10 मिनट्स, उससे ज्यादा और स्ट्रेच मत करिएगा अपना सेक्शन बी को। सेक्शन सी के लिए आपको अगेन 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वेयर आई वुड से नॉट मोर देन 18 to 20 मिनट्स पर सेट। तो लाइक सपोजिटली क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करें जो आएगा, उसमें 2 पार्ट्स रहेंगे आपके, ए और बी। बाइफर्केशन कैसा भी हो सकता है, इट कुड बी 2+6, कुड बी 4+4, कुड बी 2+2+2+2, यानी 2 into 4 8। बाइफर्केशन कैसा भी हो सकता है, बट यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 18 to 20 minutes per set, because you need that 20-25 minutes of your buffer लास्ट में आपका इको पेपर को स्पेशली रिव्यू करने के लिए, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी होगा ही होगा। यानी कि आप लास्ट में देखेंगे कि अरे मैं y लिखना भूल गया था, मैं ओरिजिन x लिखना भूल गया था, मैंने यहां पे तो क्वांटिटी और प्राइस ही नहीं लिखा था, ठीक है? अगेन डू नॉट डू दिस, दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड। अब्रीविएशन यहां मत दीजिए, अगर आप अब्रीविएशन दे भी रहे हो तो फिर कहीं पे ग्राफ के बगल में आदत डालो, टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट लिखने का, ठीक है? टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट, कहीं पे तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये भूल गया, मैं ये करना भूल गया, मैं ये लिखना भूल गया। ये सब चीजों के लिए आपका लास्ट में एग्रीगेट में -1/2 हर जगह हो जाता है कि मैंने डिसाइड किया था आई एम गोइंग टू अलॉट यू फुल 6 मार्क, मेरे को 100 नहीं देना है आपको, मेरे को गलती मिल गया, आपने ये पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा, या आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लेबल ही करना भूल गए, चलो 6 में से मैं डायरेक्ट हाफ मार्क काट देता हूं, आई विल गिव 5.5। कीवर्ड्स नहीं अंडरलाइन था, मेरे को आई हैड टू गो थ्रू द होल स्टोरी which was cooked up by a child. I am not satisfied with the answer, I did not like it, so I am going to लास्ट में 6 देने का था, अगर कीवर्ड्स रहता मिल जाता सब कुछ तो मैं 6 दे देता, now I am going to give 5 on 6. Teachers do that. Please do not forget to label your diagrams, especially in your economics paper. नंबर कट जाएंगे अदरवाइज उस चीज के लिए, ठीक है? इन सारी चीजों का ध्यान रखो, बातों का ध्यान रखो। मेरा एडवाइस रहेगा, आज नहीं तो कल सुबह उठ के एक बार, कुछ और पढ़ने का जरूरत नहीं, when you wake up tomorrow, just for 1.5 hour from the first chapter till the last chapter आप बैठ के डायग्राम बनाइए, एंड हर चैप्टर के लिए आप लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड में डायग्राम में वाई एक्सिस पे यूजुअली प्राइस रहता है, इनकम वाला पॉइंट है तो इनकम लिखना होगा, अगर रिलेटेड गुड का पॉइंट है तो प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ वाई लिखना होगा। आप ऐसे करके लिख लीजिए,
हर चैप्टर का। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में इधर में हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, क्वांटिटी दिखाते हैं, नहीं तो प्राइस एंड क्वांटिटी दिखाते हैं, प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी, क्वांटिटी दिखाते हैं, नहीं तो फिर आपका गुड वाई गुड एक्स दिखाते हैं फॉर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ऐसे करके आप सारे वेरिएबल्स को एक जगह जॉट डाउन कर लीजिए, आपको ही लास्ट में आसानी होगा। ठीक है, एंड आई थिंक विद दिस वी कम टू द रैपिंग अप ऑफ दिस सेशन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे साइड से और कुछ बचा नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आके मेरे को पिंग करो, आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस थोड़ा सा जो बातें मैंने बोली उसका आप ध्यान रखिए। यू आर गोइंग टू क्रैक इट टुमारो, ठीक है, यू आर जस्ट गोइंग टू एस इट, आई नो इट। गॉड ब्लेस, लॉट्स ऑफ लव, keep preparing, keep sharing, keep liking, keep subscribing, and have a great time. Bye bye, take care.